आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे सारे स्टूडेंट फटाफट आ जाइए, जितने हमारे यूपी पीसीएस के साथ साथ आरओ एआरओ रे एग्जाम की तैयारी में दिन रात एक करके आप लगे हुए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये बेहतरीन अंक आपका समसामयिकी क्रॉनिकल पर आधारित सितंबर महीने का है। आज के इस सेशन में पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोग अंतरराष्ट्रीय समाचार यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो एक बार जरा सभी लोग सेशन को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। और ये सारी क्लास की प्लेलिस्ट बनी, वहां से जाके एक एक टॉपिक, पूरा मैगजीन का एक एक टॉपिक आपका कवर कर रहे हैं, तो आप एक एक चीज को देख लीजिएगा। और इसके बाद बच्चों, ये पूरा क्लास कंप्लीट करने के बाद में इन सारी बातों पर आधारित जबरदस्त तरीके के एमसीक्यूज करेंगे और उसमें आपका सारा का सारा सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। आइए सबसे पहले आज के अंतरराष्ट्रीय अंक के अंतर्गत हम ये देखने जा रहे हैं कि पहला पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम चलेंगे मॉरिशस। मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र 17 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के ग्रैंड बोइस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र, इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी मौजूद थे। यह दोनों देशों के मध्य विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग को प्रमाणित करता है, साबित करता है। जन औषधि केंद्र एक स्वास्थ्य साझेदारी परियोजना है जिसका उद्देश्य मॉरिशस में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और कल्याण को बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी भारत में निर्मित दवाओं की आपूर्ति करना है। एस जयशंकर ने मॉरिशस के ग्रैंड बोइस गांव में मेडिक्लिनिक परियोजना का भी उद्घाटन किया है। भारतीय सहायता से वित्त पोषित यह परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लगभग 16,000 लोगों को द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। अब हम देखेंगे भारत ताइवान जैविक उत्पादों हेतु पहला द्विपक्षीय समझौता। 8 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में ताइवान के साथ व्यापार पर 9वें कार्यकारी समूह की बैठक के दौरान भारत और ताइवान के बीच में जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते यानी म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट MRA को लागू किया गया है। भारत और ताइवान के मध्य पारस्परिक मान्यता समझौते का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह दोनों देशों के जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता है। इस समझौते से चावल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, हरी काली हर्बल चाय, औषधि पौधों जैसे प्रमुख भारतीय जैविक उत्पादों के ताइवान को निर्यात का मार्ग प्रशस्त होगा। पारस्परिक मान्यता समझौते MRA का कार्यान्वयन भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA और ताइवान के कृषि मंत्रालय के तहत कृषि एवं खाद्य एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। समझौते के तहत राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप जैविक तरीके से उत्पादित और प्रबंधित कृषि उत्पादों को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ भारत और ताइवान में जैविक रूप से उत्पादित रूप में बिक्री की अनुमति दी जाएगी। इसमें भारत एवं ताइवान के जैविक लोगों का प्रदर्शन भी शामिल रहेगा। अब हम देखेंगे आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट एक देश नाम आपने सुना होगा। आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल हुआ है। तो चलिए, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपका है, देख लेते हैं हम लोग। जुलाई 2024 में आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल हो गया है तथा ऐसा करने वाला वो 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। आइवरी कोस्ट ने बढ़ते जल संकट और अपने पड़ोसियों के साथ साझा जल संसाधनों पर जलवायु
परिवर्तन के प्रभाव के जवाब में सीमाओं के पार सहकारी जल प्रबंधन को बढ़ाने के लिए इस अभिसमय में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय, जिसे ट्रांस बाउंड्री जलमार्गों और अंतरराष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है, 1992 में हेलेंसिकी यानी फिनलैंड में अपनाया गया था और 1996 में इसको लागू किया गया। इस कन्वेंशन को शुरू में पैन यूरोपीय क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय ढांचे के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 2016 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में इसका वैश्विक विस्तार किया गया। अब आइए हम देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी की रूस की यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी की रूस की यात्रा, तो अगर हम इस यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की जो रूस की यात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई दृष्टिकोण से। पहला तो ये है कि भारत का सबसे पुराना और विश्वसनीय सहयोगी के तौर पर रूस हमेशा रहा है और ऊपर से जब से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चला, लगभग 2 वर्ष हो गए बच्चों, तब से यानी फरवरी 2022 से यूक्रेन और रूस के मध्य में युद्ध चल रहा बच्चों, उस बीच में ये मोदी जी की पहली यात्रा है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण होगी। अब इसमें क्या क्या सवाल हो सकता है, मोदी जी ने यात्रा कब की, रूस के राष्ट्रपति कौन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कब हैं, या मोदी जी रूस में किस स्थान पर मिले हैं राष्ट्रपति महोदय से, वहां पे क्या समझौता हुआ है, कितनी शर्तें हुई, यूक्रेन के राष्ट्रपति से और मोदी जी की मुलाकात कहाँ हुई, ऐसा कोई भी प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। इस नाते इस पर पूरा फोकस रखिएगा। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि 8-9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस का 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा किया है। यहाँ बताता चलता हूँ आपको, बताते चले फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये पहली द्विपक्षीय बैठक थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है बच्चों। इस दौरान दोनों देशों ने व्यापार, जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय अनुसंधान, कानूनी मध्यस्थता, दवा प्रमाणन समेत विभिन्न क्षेत्रों के 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आपको 2-3 पॉइंट मिल गया ना भाई। पहली बात, मोदी जी की यात्रा 8-9 जुलाई 2024 यानी 8-9 2 दिन की यात्रा थी, तो ये 8 जुलाई को पहुंचते हैं और 8-9 2 दिन वहां रहते हैं, ये काम हो गया। दूसरी बात आपने देखा, राष्ट्रपति वहां पे कौन है, व्लादिमीर पुतिन हो गए भाई। आपने तीसरी बात देखी कि इनकी क्या हुआ है, व्यापार, जलवायु और ध्रुवीय अनुसंधान, कानूनी मध्यस्थता, दवा प्रमाणन के सहित तमाम क्षेत्रों में कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो 9 की संख्या आपको याद रखना जरूरी है। इसी क्रम में आपने ये जान लिया कि फरवरी में 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया था। चलिए भाई, अब देखेंगे 9 जुलाई 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर, मॉस्को में। कहां पर, मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी की। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक, ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है, 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमत जताई है, जिसमें पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग भी शामिल है। दोनों देशों ने रक्षा आपूर्ति में देरी पर चर्चा की तथा रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारतीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में रोसाटॉम पवेलियन में भारत के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त VVER 1000 रिएक्टर का एक मॉडल यानी एटॉमिक सिम्फनी भी प्रदर्शित किया गया। अब आइए बताते हैं आपको, डिक सूफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। अब आप देखिए, कई बार देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्षों को पूछ लिया जाता है, तो जानना जरूरी है। और एक लंबे समय के बाद नीदरलैंड में कोई नया प्रधानमंत्री बना, वो भी गैर राजनीतिक व्यक्ति, तो जानना और भी जरूरी हो जाता है। डिक फूक नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दूं कि 2 जुलाई 2024 को नीदरलैंड के राजा हैं, नीदरलैंड के राजा हैं विलेम अलेक्जेंडर ने डिक सूफ को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई है। उन्होंने मार्क रूट का स्थान लिया, तो यानी आप देखिए क्या हुआ, मार्क रूट इसके पहले प्रधानमंत्री रहे का स्थान लिया, जिन्होंने 2010 से 2024 तक नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। एक लंबा समय तक मार्क रूट भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो हमें मार्क रूट को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा।
इनका पीरियड है 2010 से लेकर के 2024 तक। रूट अक्टूबर 2024 से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव। लो भैया, ये और भी काम का आ गया। नाटो के महासचिव को बार बार पूछा जाता है। अब आपका सवाल बन जाएगा कि नाटो के नए महासचिव कौन है, तो आप नाम क्या बताएंगे? मार्क रूट। अब सवाल हो जाएगा मार्क रूट कौन है, तो आप बताओगे ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। चलिए, कार्यभार संभालेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार नीदरलैंड का नेतृत्व एक ऐसे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है जो किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं हम? डिक सूफ की, जिन्होंने 2024 का चुनाव नहीं लड़ा था, को 28 मई 2024 को डच दक्षिणपंथी गठबंधन दल के द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नामित किया गया था। चलिए भाई, ये बात हो गई। आपने यहां देख लिया डिक सूफ। डिक सूफ, लाइन को याद रख लीजिएगा। चलिए, अब हम देखने जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, क्योंकि मसूद पेजेस्कियन ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने बच्चों। इनको देख लेंगे। 5 जुलाई 2024 को हुए दूसरे चरण के चुनाव में मसूद पेजेस्कियन को ईरान के नौवें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। वे अगस्त 2024 की शुरुआत में इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में संसद के समक्ष शपथ लेंगे। उन्होंने 53.3% से अधिक मतों के साथ कट्टरपंथी उम्मीदवार सईद जलीली को चुनाव में हराया है। वे एक हृदय शल्य चिकित्सक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने ईरान इराक युद्ध के दौरान चिकित्सा टीमों को अग्रिम पंक्ति में भेजा था। उन्होंने 2013 से 2021 में 2 बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ा, लेकिन वो हार गए थे। वे पिछले कई दशकों से पश्चिमी ईरान के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने किसी भी तरह के आमूलचूल परिवर्तन का आश्वासन नहीं दिया और सर्वोच्च नेता, ईरान में सर्वोच्च नेता का पद सबसे ऊंचा बच्चों, इसको जान लीजिए आप। तो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला अली। क्या नाम है इनका? अयातुल्ला अली खामेनेई को राज्य के मामलों पर अंतिम अधिकार के रूप में मान्यता दी है। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि ईरान में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख नहीं होता है, बल्कि इस संबंध में अंतिम प्राधिकार सर्वोच्च नेता या सुप्रीम लीडर के पास होता है। और पिछले 35 सालों से रिकॉर्ड है, पिछले 35 सालों से अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। चलिए भाई, हम चलते डेनमार्क। डेनमार्क में पशुधन पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश बना। तो डेनमार्क क्या हुआ? पशुधन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है। देख लेते हैं, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेनमार्क ने पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है तथा इस प्रकार वह पशुधन पर कार्बन कर लागू करने वाला पहला देश बनने की तरफ अग्रसर है। यह कदम स्कैंडिनेवियाई देश डेनमार्क को 2045 तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देगा। इसके तहत 2030 से मवेशियों और सूअरों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन पर 300 क्रोनर लगभग $43 प्रति टन CO2 समकक्ष CO2e की दर से कर लगाया जाएगा। जून 2024 में समझौते की शर्तों के तहत वर्ष 2035 में ये राशि बढ़ाकर 750 क्रोनर हो जाएगी। यह समझौता डेनमार्क सरकार, पशुधन किसानों, उद्योग और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच में किया गया है। इस समझौते को अभी संसद के द्वारा अनुमोदित किया जाना शेष है, बाकी है। इस कार्बन कर से प्राप्त राजस्व को कृषि उद्योग के पारिस्थितिकी परिवर्तन में पुनर्जीवित किया जाएगा। डेनिश कृषि खाद्य और परिषद के अनुसार डेनमार्क विश्व के अग्रणी पोर्क निर्यातकों में से एक है, जो देश की कृषि निर्यात का लगभग आधा हिस्सा होता है। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र। सत्र
8 से 12 जुलाई 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद का 132वां सत्र लंदन स्थित IMO मुख्यालय में हाइब्रिड भागीदारी के साथ आयोजित किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता स्पेन के विक्टर जिमेनेज फर्नांडीज ने की और उपाध्यक्ष के रूप में मोरक्को की अमान अमान फैथल्लाह ने उनका सहयोग किया। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टीके रामचंद्रन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 132वें सत्र में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण हित रखने वाले देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले IMO परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में भारत ने नाविकों के परित्याग की समस्या के समाधान की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने लाल सागर, अदन की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में शिपिंग और व्यापार माल की ढुलाई को प्रभावित करने वाले व्यवधानों पर भी चिंता व्यक्त की है। अब हम देखेंगे उर्सुला वान डेर लेयन दूसरी बार यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है इनका नाम। आइए यूरोपीय आयोग और उनके अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। 18 जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद द्वारा उर्सुला वान डेर लेयन को दूसरी बार 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग यानी यूरोपियन कमीशन का अध्यक्ष चुना है। वर्तमान में यूरोपीय संसद के 719 सदस्य हैं। संसद में ये मतदान गुप्त पेपर बैलेट के द्वारा किया गया, जिसमें जर्मनी की उर्सुला वान डेर लेयन को 401 वोट मिले, जबकि कुल 284 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट किया और वहीं पर 22 वोटों को अवैध कर दिया गया। वान डेर लेयन ने यूरोपीय संसद को संबोधित किया और अगले 5 वर्षों के लिए अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने यूरोपियन ग्रीन डील को जारी रखने का संकल्प लिया, जो उनके पहले कार्यकाल की एक प्रमुख नीति रही थी। यूरोपीय संघ की संधि के अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष का चुनाव करेगा। उर्सुला वान डेर लेयन 2019 से आयोग की अध्यक्ष हैं। उल्लेखनीय कि जून 2024 में पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया था। AIM और WIPO के मध्य आशय पत्र पर हस्ताक्षर 22 जुलाई 2024 को नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन AIM तथा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता एवं बौद्धिक संपदा IP हेतु कार्यक्रम विकसित करने की दिशा में एक संयुक्त आशय पत्र JLOI पर हस्ताक्षर किया। इस संयुक्त कार्यक्रम के उद्देश्य हैं अटल नवाचार मिशन के प्रमुख प्रवर्तकों में अटल AIC मॉडल को वैश्विक दक्षिण में स्थित देशों और संक्रमणशील राष्ट्रों तक ले जाना। इसमें किसी देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश विशिष्ट कार्यक्रमों के आधार पर संरचना निर्माण में शामिल होगा। विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से भारत के छात्रों, शिक्षकों, नवप्रवर्तकों और उद्यमियों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों की समझ को बढ़ाना है। नवाचार, रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा के प्रशिक्षकों का एक नेटवर्क स्थापित करना तथा लक्षित लाभार्थियों और शिक्षार्थियों को नवाचार और रचनात्मकता के सिद्धांतों से परिचित कराना। वर्ष 2016 में नीति आयोग के तहत स्थापित AIM देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। वर्ष 1967 में स्थापित WIPO एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। वर्तमान में WIPO के 193 देश हैं। मेंबर्स की संख्या आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, ये काम का है। अब हम देखेंगे 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अना
14 जुलाई 2024 को दुबई सड़क और परिवहन प्राधिकरण आरटीए ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि दुबई में 3D प्रिंटिंग औद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा यानी लकड़ी से बनी एक पारंपरिक नाव का परिचालन शुरू किया गया है। अब्रा बीस यात्रियों वाली इस नाव का निर्माण अबू धाबी में अल सीर मरीन कंपनी के द्वारा, जापान की मित्सुबिशी, जर्मनी की साइमेंट और जर्मनी की ही टार्किडो सहित कई वैश्विक कंपनियों के सहयोग से किया गया है। अबू धाबी स्थित TASNEEF कंपनी द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इसकी विनिर्माण प्रक्रिया की देखरेख की गई है। इलेक्ट्रिक अन्ना समुद्री या ब्रह्मसमुद्री परिवहन के लिए दुबई सड़क और परिवहन प्राधिकरण की पर्यावरणीय स्थिरता रणनीति के अनुरूप भी है। इसका लक्ष्य दुबई के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। अब्रा में 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके बनाई गई सबसे लंबी मोनोकोक संरचना शामिल है, जिसकी लंबाई 36 फीट है, 11 मीटर और चौड़ाई 10.1 फीट 3.1 मीटर है। यह नौका 10 किलोवाट की 2 मीटरों और लिथियम बैटरी युक्त विद्युत प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित होती है। चलिए अब हम देखेंगे नई दिल्ली में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट 11-12 जुलाई 2024 के मध्य में नई दिल्ली में बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस रिट्रीट यानी बैठक की मेजबानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा की गई। यह भारत के द्वारा आयोजित की गई पहली रिट्रीट यानी बैठक थी। इसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ साथ श्रीलंका के राज्य मंत्री और नेपाल के विदेश सचिव ने भी भाग लिया। रिट्रीट में बिम्स्टेक के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय सहयोग की समीक्षा की, जो कि पहले रिट्रीट के प्रमुख परिणामों के कार्यान्वयन पर भारत के द्वारा प्रस्तुति पर आधारित थी। इस दौरान बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संभावित परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो सितंबर 2024 में आयोजित होने वाला है। थाईलैंड ने 17 जुलाई 2023 को बैंकॉक में पहले बिम्स्टेक रिट्रीट की मेजबानी की थी। अब हम देखेंगे विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म। 1 जुलाई 2024 को विश्व बैंक समूह WBG गारंटी प्लेटफॉर्म को व्यवसाय के लिए खोल दिया गया। यह प्लेटफॉर्म बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी में स्थित है। यह विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और MIGA के उत्पादों विशेषज्ञों को सरलता, दक्षता और गति के लिए एक साथ लाता है। इसका लक्ष्य 2030 तक WBG की वार्षिक गारंटी राशि को बढ़ाकर $20 बिलियन करना है। WBG गारंटी सभी WBG गारंटी व्यवसाय के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेगी। यह प्लेटफॉर्म 3 प्रकार की कवरेज देगा। नंबर एक सार्वजनिक या निजी क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी। दूसरा, सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़ी व्यापार वित्त परियोजनाओं के लिए व्यापार वित्त की गारंटी। तीसरा, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं या सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए गैर वाणिज्यिक जोखिमों के विरुद्ध राजनीतिक जोखिम बीमा। विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म विश्व बैंक समूह के सभी संस्थानों के सभी गारंटी उत्पादों और विशेषज्ञों को MIGA में एकीकृत करता है। यह गारंटी समाधानों की एक सरलीकृत और व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है, जिससे ग्राहक कंपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम उपकरण का चयन कर सकती है। अब हम देखेंगे विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन सेट्रोवो। चीन ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। इसे सेट्रोवो 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के रूप में भी जाना जाता है। 24 जून 2024 को इसका अनावरण चीन के किंगदाओ शहर में किया गया। इस ट्रेनों को 140 किलोमीटर यानी 87 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ में डिजाइन किया गया है। ट्रेन निर्माता कंपनी किंगदाओ सिफांग ने बताया कि इस वर्ष के अंत में एक तटीय शहर में इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। कार्बन फाइबर एक ऐसी सामग्री है जो इसे पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में बहुत हल्का
और अधिक ऊर्जा कुशल बनाती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वार्षिक रूप में लगभग 130 टन की कमी आएगी, जो 40 हेक्टेयर यानी 100 एकड़ से भी अधिक पेड़ लगाने के बराबर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था आपका अंतरराष्ट्रीय का पूरा कंप्लीट। हम लोगों ने सितंबर महीने की संकुल सारी चीजों को बहुत अच्छे से देख लिया है। आज के सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।